अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, कल आज़ाद कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात में 45 नशस्तों के लिए 32 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तीनों जमातों ने सियासी हरीफों को चित करने के लिए खूब जोर आजमाई की है और भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई। अब कल आज़ाद कश्मीर के अवाम ये फैसला करेंगे कि वो अपना लीडर किसको मानते हैं और वो किस जमात के साथ हैं। अयाज अमीर साहब, बिलाखिर इल्ज़ामात, दावों और वादों के साथ गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन इस मुहिम के दौरान एक धांधली का शोर उठा है इलेक्शन से पहले ही। यकीनन कल का दिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के लिए एक इम्तिहान का दिन होगा। एक तो बात है कि धांधली के इल्ज़ामात को पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा समझना चाहिए, इस पे इतना सीख पा नहीं होना चाहिए। ये हर इंतखाबात में लगे इल्ज़ामात लगेंगे और इसको हमने ये समझना है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है ये जो हम रोज़ कह देते हैं नए कवानीन बने, ये लगते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी वो गाड़ी आगे चल रही है। सिर्फ मैं एक चीज़ वो कह दूँ, स्टालिन का एक मशहूर कॉल है कि वोट डालने वालों से ज़्यादा अहमियत उनकी है जो वोट गिनते हैं। तो ये थोड़ा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हुब्बुल वतनी के तकाज़े हों तो वहाँ पे फिर जमहूरियत में थोड़ा पेचो खाम आ जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आरोज़ गायब नहीं होंगे इस बार। आप फिर पता नहीं, मैं बात करूं, आप पता नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन की बात, जो मैं बात कर रहा हूं उसको वो करें ना, अपना वो जहन में है। और स्टालिन की जो जमहूरियत है उसको थोड़ा समझें कि स्टालिन का मतलब क्या था। बहुत गहरी बात वो कर गए और किस खूबसूरत अंदाज में वो कर गए। अब आपने वो सारी वो बात का बतंगड़ बना दी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था और मैंने बात आगे कर। हाँ, ये है, आज़ाद कश्मीर में हुब्बुल वतनी के तकाज़े वो कारफरमा होते हैं और हुब्बुल वतनी ये बनती है कश्मीर में इलेक्शन के वक्त कि जो हुकूमत हो इस्लामाबाद में उसी की हुकूमत वहाँ पे होनी चाहिए। तो इस पे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये हर दौर में ऐसा ही होता है, हर पार्टी में ऐसा होता है। तो इस पे भी इतना गुस्सा और चीखने चिल्लाने की बात नहीं। तो मुकाबला जो पार्टीज़ के दरमियान थोड़ा कम है और जो हुब्बुल वतनी का ठेका इस वक्त जिस जमात के पास है यानी पीटीआई, मुकाबला उसमें ज़्यादा है। और उसमें दो नाम आ रहे हैं। एक तो हम तो यहाँ से कभी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे होते, पर वो बड़ा सा जो मॉल है यहाँ पे इस्लामाबाद में, हम तो दूर से ही देखते थे। खावर साहब रोज़ टाइयाँ मेरे ख्याल वहाँ से लाते हैं, इनके पास वो होंगी। तो एक तो उस माल का नाम हम सुन रहे हैं कि अगली वजारत उज़्मा जो है इस माल की है। दूसरे पुराने एक हैं जी, क्या कहते हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनका नाम आ रहा है। हाँ जी, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़ी तैयारी की हुई है, इसमें कोई नहीं होना चाहिए। वो मतलब बड़े एक दरवेशाना आदमी है, आलिम सरूर में रहा करते थे, लेकिन अब तो हमें पता चला है कि 6 माह से बिल्कुल वो इलेक्शन की तैयारी में आलिम सरूर एक तरफ रह गया और उनकी वो है। तो मतलब ये बहुत बड़ी तैयारी है। तो इन दो का है कि कौन किसका फाल निकलता है। अब ये जो हुब्बुल वतनी का कौन लेगा, उसमें एक दो मराहिल तय करने पड़ते हैं। एक तो रूहानी मरकज़ पाकिस्तान में इस वक्त बहुत रूहानियत के तकाज़ों से चकवाल है, बहुत सारी वहाँ पे वो है, वो जो है एक वहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ से भी आशीर्वाद होनी चाहिए। लेकिन अस्ताना आलिया, जैसे वो पीर देवल शरीफ का जो हुआ करता था अयूब खान के दौर में, पीर देवल शरीफ का अस्ताना आलिया रावलपिंडी में हुआ करता था। तो जो भी हो, पीर देवल हो या ना हो, अस्ताना आलिया का भी वो जो है आशीर्वाद होनी ज़रूरी है। अब उसमें मुख्तलिफ राय हो रही हैं कि चकवाल से मिल चुका है, अस्ताना आलिया से नहीं मिला, कुछ इस किस्म का है। तो कल शाम को ही पता चलेगा कि जहाँ से ये ब्रांडेड कपड़े खावर घुमन साहब लेते हैं, आपके तो मॉल मरियम और होंगे लाहौर में, कि उसका कुराए फाल निकलता है, या जो 6 माह से अजीब राह रास्त पे चल रहे हैं और आलिम सरूर दूर हो गया, या उनका निकलता है। बाकी ये जो पीपल्स पार्टी को अपना कुछ हिस्सा मिलेगा, नून लीग अपना हिस्सा मिलेगा। आपका ताल्लुक भी चकवाल से है, आप किसका कुर्रा निकाल रहे हैं, आप किसके नाम का फाल निकाल रहे हैं कल?
देखिए ना, मैंने आपसे गुजारिश की कि आखिरी बात तो अस्ताने आलिया की होती है। अच्छा। अब मैंने जो मेरी बिल्कुल गलत खबरें हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खबरों का जो है पूरा ठेका, जो असली खबरों का, ग्राउंड रियलिटीज, वो तो खबर साहब का है कि वो जब हम सब बात कर लेते हैं तो कहते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि असली खबर क्या है, और हमने जो सुना है और हमने पता नहीं क्या देखा है वो तो आखिर में वो बताएंगे। पर मेरी नाकस जो मुझे खबरें मिलती रही हैं कि वो ब्रांडेड कपड़ों वाला जो मरकज़ है उसका, और वो हाँ ब्रांडेड कपड़ों एक है, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, ब्रांडेड आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ओहदा उनका जो है वो बुज़दार साहब के साथ था, पता नहीं इन्वेस्टमेंट बोर्ड के थे या एडवाइज़र बुज़दार साहब के उस पे थे, तो इलेक्शन कश्मीर का लड़े, एडवाइजरी जो है बुज़दार साहब की हो, अशीरबाद चकवाल से भी मिल जाए, तो ये तो फिर पहुंचे हजरत है। हमने सियासत सीखनी हो तो मेरे ख्याल हम पता नहीं कौन सी झके मारते रहे हैं, तो हम तो फिर इनसे जाके सीखेंगे कि क्या है। एक शर्त हमसे पूरी नहीं होगी, एक शर्त ये भी लगती है कि अपना वो ब्रांडेड कपड़ों का मरकज़ भी हो, मतलब यानी मॉल हो, वो हमसे नहीं होगा, वो भी किससे पूछ लेंगे कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों जमातों की एक अपनी सियासत और हर जमात की पार्टी के अंदर एक सियासत है। इस पर सलमान साहब आप क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, कौन ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? देखें, मेरा ख्याल बहुत सारी बात अयाज अमीर साहब ने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ नहीं पाई। नहीं, मैं समझ गई। जो लोग इंतखाबी अमल को देखते हैं और कौमी सलामती के तकाज़ों की उन्होंने बात की है और वहाँ का माहौल, एक बात तो हो गई कि वो जो दर्जा हरारत बहुत हाई था वो नीचे आ गया है। अच्छा। अब पॉलिटिकल पार्टीज कल के लिए तैयारी कर रही हैं कि पोलिंग स्टेशनों पे क्या होगा, तो वो दर्जा हरारत हमें पोलिंग के अमल में भी दिखाई देगा। उन्होंने बड़ी अच्छी वो स्टॉलन की जो मिसाल दी थी ना कि वो जो वोट डालना और वोट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितने वोट गिनने वाले होते हैं। और जहाँ तक उन्होंने वो मॉल्स की बात की है, देखें वहाँ इस्लामाबाद के मॉल से ज़्यादा इंतखाबी अमल में माल की अहमियत होती है। अच्छा। और जो मैं आज तक समझा हूँ इंतखाबी अमल, मुझे याद है कि 2002 का इलेक्शन था और मुझे मेरे एक गैर सियासी दोस्त ने कहा कि मियाँ अज़हर साहब उस वक़्त काफ लीग के सदर थे। अच्छा। तो मेरे पास आए, मेरा ऑफिस उनके करीब तर था, कुछ तस्वीर उन्होंने दिखा के मेरे से नाम पूछे, तो मैंने पूछा रिज़ल्ट क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने मुझे 3 दिन पहले रिजल्ट्स बताए कि 88 सीटें पंजाब से होंगी, 16 सिंध से होंगी। तो मैंने कहा ये तो सारा रिजल्ट आपके पास है। तो जब मैंने मियाँ अज़हर का नाम लिया, मैंने कहा कि आप तो जिस तरह के रिजल्ट्स मुझे दे रहे हैं तो यहाँ तो शोर पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे बंदे हरा देंगे कि लोगों की तवज्जो ही नहीं जाएगी। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि जिनकी तरफ 2 उम्मीदवारों की तरफ अयाज साहब ने इशारा किया है, हो सकता है कि दोनों जीत जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जिसने बनना है वही जीतेगा। अच्छा। क्योंकि दूसरे को शोर डालने की इजाज़त या गंद डालने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी बात यह कि इस इलेक्शन का थोड़ा सा हमें जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए कि माजी के अंदर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस तरह महाजराई तनाव और कशमकश और ख़ास तौर पे कश्मीर इशू इस तरह डिस्कस नहीं था हुआ। और ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। और जिस तरह एक दूसरे को गद्दार और उसमें भारत नमाजी और कश्मीर फरोशी ये कुछ किया गया है, ये पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छा नहीं। और हम समझते हैं कि हमारा एक केस है और उस केस को हमने तकवीयत देने की बजाय उसको डैमेज किया है। और कम से कम हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने इस तर्ज अमल पे नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक नहीं था, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा फासले पे वहाँ पर मकबूजा कश्मीर पे जाता है। और वो लोग तो पाकिस्तान की तरफ बड़ी उम्मीद अफजा नज़रों से, मुझे याद है कि वहाँ की कश्मीर की लीडरशिप से जब हम पूछते थे कि आपको किधर से तवक्कुआत है, वो हमेशा कहते थे कि हमें दिल्ली से नहीं, हमें इस्लामाबाद से तवक्कुआत है। लिहाजा आइंदा के लिए इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह की इंतखाबी मुहिम ना चलाई जाए जिससे पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल पे इनका अच्छा इम्पैक्ट ना हो। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदानों की कोई इज़्ज़त व तकरीम होनी चाहिए। और अगर आप वहाँ की सारी तकारीर उठा के देख लें, जिस तरह एक दूसरे को चोर, डाकू, गद्दार और माफियाज करार दिया गया है, खुदा ना करे कि सारों की बातें सच हों तो हम लीडरशिप कहाँ से लेके आएंगे। पाकिस्तान एक क्रेडिबल लीडरशिप की जद्दोजहद की वजह से बना था। एक शख्स ने सोच और अप्रोच दी थी, अल्लामा इकबाल ने, और एक क्रेडिबल लीडरशिप थी जिसके पीछे इस्लामिया ने हिंद इकट्ठे हुए थे।
और वो तकरीर इंग्लिश में करता था, लेकिन पूरे पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के अंदर लोग समझते थे कि ये शख्स सच कहता है, और इसी करैक्टर की वजह से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है। लिहाजा इस तरह के सियासतदान जिस तरह की लैंग्वेज इख्तियार करते हैं, मेरा ख्याल है कि इससे उन्हें खुद भी सबक हासिल करना चाहिए और इस तर्ज अमल पर नजरसानी भी करनी चाहिए। और सवाल यही है कि इंतखाबी मुहिम इल्जामात के बगैर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर इतने हसास इलाके का इलेक्शन भी मुतनाज़ हुआ तो कश्मीर कॉज को इसका नुकसान होगा। देखिए, मेरे नज़दीक कश्मीर कॉज को तो ऑलरेडी नुकसान हो गया है इस इलेक्शन कैंपेन से। अच्छा, वो हो क्या मतलब, आपने क्या मंजर वहाँ पेश किया है, एक दूसरे पे गंद, एक दूसरे की बुराइयाँ, वो कश्मीर को बेच रहा है, ये कश्मीर को बेच रहा है, और कोई तजवीज़ नहीं आई कि जो सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई 2019 अगस्त 2019 से पहले से वहाँ हालात बहुत ख़राब थे, और 5 अगस्त 2019 के बाद जो तब्दीलियाँ की हैं हिंदुस्तान की हुकूमत ने, उसको एड्रेस करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, क्या रास्ते इख्तियार किए जाएं कि हम कम अज़ कम जो कश्मीरी हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत इलाक़ों में हैं उनकी कम अज़ कम ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन ही बेहतर हो जाए, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो पैदा हो जाए। उस तरफ हमने कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा मेरे नज़दीक तो इस जद्दोजहद से ये अंदाज़ा हुआ कि जो लड़ाइयाँ मेनलैंड पाकिस्तान में होती हैं ये बाज नहीं आते, कश्मीर में हो, लंदन में हो, कहीं और बैठे हों, इनका माइंड सेट जो है ऐसा मुक़य्यद हो गया, ऐसा फ्रीज़ हो गया है कुछ बातों के अंदर कि उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरे नज़दीक तो जो कश्मीर की कैंपेन थी वो अफसोसनाक है और उसका कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनकी आपस की ज़ाती लड़ाइयाँ, इक़्तिदार की जंग नहीं हुआ, इक़्तिदार की हवस और दूसरे को टॉलरेट ना करना, जमहूरियत के हसूल के लिए गैर जमहूरी तरीके इख्तियार करना, ये है इलेक्शन कैंपेन। जो कि अब पाकिस्तान में भी आप देखेंगे, जब यहाँ का इलेक्शन होंगे तो आप देखिएगा कि 2018, 2013, 2018 की निस्बत आइंदा इलेक्शन में कैंपेन ज़्यादा, वो कहना चाहिए, तंग नज़री का मुजाहरा जो है वो, और अल्फाज की तकरीरों की जंग होगी, और इतना आसान नहीं होगा इलेक्शन को मैनेज हमने इंतखाबी मुहिम के दौरान देखा है, कल क्या तवक्को रखी जाए, कल का सारा दिन कैसा होगा, पोलिंग के अमल में भी हमें वो तनाव नजर आएगा? देखिए, कल जो देखने वाली चीज़ है कि जो वोट को जो इन्फ्लुएंस करेगा वो इन तीनों पार्टी के लीडरों की तकरीरें हैं या लोकल कंडीशंस हैं, बरादरी सिस्टम है, कश्मीर का एक अपना डायनेमिक्स है जो छुप गया इन तीन बड़ी जमातों की तकारीर की वजह से। तो हमने देखना ये है कि जो कश्मीर के अंदर बरादरी सिस्टम है, ज़ाती ताल्लुकात हैं, झगड़े हैं, राइवलरीज़ हैं, जेलसीज़ हैं, वो किस हद तक वोट को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो हमें जो है ना कल पता लगेगा। और फिर दूसरा गौर करने वाली बात है जिस पे हमने गौर नहीं किया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ काफ़ी हैं। यानी आमतौर पे इतने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शनों में नहीं होते, लेकिन कश्मीर में हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वो ना इस पार्टी के साथ है ना उस पार्टी के साथ। जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होंगे वो जाहिर है जिधर पलड़ा झुका हुआ होगा उधर ही वो चले जाएंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो हमें ये देखना है असल में, और बाकी ये देखना है कि रिज़ल्ट आएगा तो दो कहानियाँ होंगी। एक कहानी होगी जो जीतने वाली पार्टी में वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अच्छा, और हारने वाली पार्टी को होगा कि धांधली हो गई, वो जी हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने इसमें दखल दिया और वो फलां चीज़ कर दी, फलां चीज़ कर दी। वो एक स्टैंडर्ड जो है ना चार्जशीट आपको मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि वो चार्जशीट क्या होती है, और ये देखेंगे कि वज़ीर आज़म जो है अगर PTI वाले सिलेक्ट करते हैं तो पिछले जो तजर्बे हैं हमारे पाकिस्तान में, जो दो सूबों के लीडरान सेलेक्ट किए हैं PTI ने, वो कोई इतने इंस्पायरिंग नहीं है। अच्छा। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह जो है हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को ऐसी लीडरशिप दे जो वाकई उनकी अपनी लीडरशिप हो। आप कहना चाह रहे हैं कि लगाने वाले को मिलेगा। हम दुआ गो हैं कि कश्मीरियों के हक में बेहतर हो। लेकिन इसके साथ साथ खबर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को कश्मीर से निकलने का हुक्म दिया गया, लेकिन हमने देखा आखिर तक वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना रहे। तो सियासी जमातें कह रही हैं ये नाकामी है इलेक्शन कमीशन की। देखें, हर दौर के अंदर वो जिस तरह भैया साहब ने भी कहा ना कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी इलेक्शन कमीशन से खुश होती है, दूसरी पार्टी नाराज़ होती है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह के अहकामात आते हैं
पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं एक बहुत बड़ी एक शर्त रखी जाती है कि MNA जो है वो 40 लाख खर्च करेगा और MPA शायद 20 लाख खर्च करेगा। पता नहीं पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा MNA और कौन सा MP है जो इतने बजट के अंदर इलेक्शन लड़ता है। तो ये कुछ इस तरह के जो अहकामात और इस तरह की जो तजावीज़ और सिफारिशात होती हैं वो कहने सुनने के लिए की हद तक की होती हैं। अल्लाह करे एक मौका है जिसमें हम देखेंगे कि एक टोटल लेटर एंड स्पिरिट के तहत जो है हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो तमाम रिकमेंडेशंस हैं, असूल ज़वाबत हैं, ऑन ग्राउंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब थोड़ी ऑन ग्राउंड जो है वो सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। बाद या साहब का जो तबसरा बिल्कुल सही, सलमान गनी साहब ने जो वाक़यात माजी के अंदर शेयर किए वो भी बिल्कुल काबिल एहतराम है मेरे लिए। डॉक्टर साहब ने भी जो फरमाया, अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि फ़िल वक्त जो है 4 से 5 जो डिफरेंट सर्वेज आए हैं, इंक्लूडिंग हमारे दुनिया टेलीविज़न चैनल का भी हमारे प्रोग्राम से पहले हबीब अकरम साहब चूँकि वो स्पेशलाइज हैं उन्होंने किया वो वहाँ पे होके आए हैं। एक ओवरऑल जो व्यू उन्होंने दी है वो बकौल गैलप सर्वे के और बकौल इस वक्त जो लोग वहाँ पे AJK के अंदर मौजूद हैं, इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, बात भी हुई है चंद लोगों से, सलमान गनी साहब की भी यकीनी तौर पर बात हुई होगी, वो सारे यही कह रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो है PTI लीड के अंदर और PTI जो है बड़े आराम से एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सामने आ जाएगी और हुकूमत जो है कंफर्टेबली बना लेंगे। अब आ जाते हैं अगले जो सवालिया निशान ये है कि वहाँ पे जनाब जिस तरह जिक्र हुआ कि जी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा माल है, तनवीर इलियास साहब हैं जो एडवाइज़र हैं लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट के चीफ मिनिस्टर के, वो भी इन रन हैं। देखें पूरी दुनिया के अंदर आजकल जो सबसे बड़ी बहस चल रही है ना वो कहते हैं कि जमहूरियत इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जमहूरियत अब काफ़ी कीमती हो गई है। अमेरिका के अंदर जो जब भी इलेक्शन होता है ना वहाँ पे सेनेटर की सीट के लिए या कांग्रेस के लिए, वहाँ पे सबसे पहले पता है क्या, एक जो एक स्टैंडर्ड बेयर जो तराजू जिसके तहत वो तोला जाता है कि कौन सा कैंडिडेट आगे जा रहा है, वो ये है कि किस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग की है, पैसे इकट्ठे किए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वहाँ पे ये क्राइटेरिया है। हमारे हमसाए में चले जाएँ जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिस कैंडिडेट के साथ खड़ा होता है, मोदी जो सबसे बड़ी मिसाल है, तमाम जो इंडिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े उनके जो बिजनेसमैन हैं, वो मोदी के पीछे खड़े होते हैं तो फिर मोदी की इलेक्शन कैंपेन बनती है और मोदी इलेक्शन जीतता है। तो वही जमहूरियत हमारे मुल्क में है और जाहिर है आपको जमहूरियत में जाने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन आप इर्द गिर्द की मिसालें दे रहे हैं। हम वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीरें सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो यूथ को मुखातिब करके कहते थे कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, इलेक्टेबल्स के पीछे नहीं भागा जाएगा, जो नौजवान होगा उसको क़यादत का मौका दिया जाएगा। यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। खावर देखें, अब इस पे आपकी राय हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो वज़ीर आला है इंतहाई नौजवान जो है, मेरे ख्याल में आप GB में किसी भी बात करें आपको वहाँ से अच्छी उनके बारे में खबरें मिलेंगी। अब आपको हमारा नौजवान जो है, सोना सालड़ा जो हमारा है, उस्मान बुज़ार बलोच जो है, वो DG खान से आपको लाहौर वालों को नहीं पसंद, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब वो भी एक नौजवान है, नौजवान क़यादत हैं, तहसील नाज़म हुए और अब सूबे के अंदर सबसे बड़ी वो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं। अब जो महमूद खान साहब हैं KP के अंदर, आप उनकी जो गवर्नेंस के हवाले से तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन नया खून नया चेहरा वो भी वहाँ पे उन्होंने दिया। लेकिन बुनियादी जो सवाल है आपका, हम वापस आ जाते हैं AJK के इलेक्शंस के ऊपर। जो मुझे सबसे ज़्यादा डर है, जो आपका बुनियादी सवाल था कि क्या कल इलेक्शंस जो हैं खैर वफियत से हो जाएंगे, यस, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न मेरे ख्याल में है, क्योंकि वहाँ पे जो तनाव बहुत ज़्यादा है। जिस लेवल की कैंपेन्स की और जिस लेवल का आज भी सुना लंदन से कोई पैगाम आया है कि मेरा दिल बड़ा उदास है और कल का दिन बड़ा भारी है और हमने अपने जो वोट हैं उनकी हमने हिफाजत भी करनी है और किसी को चोरी नहीं करने देना। आज वो शायद अब देखा होगा आपने, एक तस्वीर मरियम साहिबा ने उसको टैग करके DGI SPR को कर दिया कि जी देखें ये जो गाड़ी है ये फ़ौजियों को लेके जा रही है। वो FC के लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। याद साहब ने इलेक्शन लड़ा हुआ है कि पुलिस और वहाँ पे जितने भी इस तरह के सिक्योरिटी के लोग या जो लोगों को पहुँचाना होता है, तो वहाँ पे इस तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट आप हायर करते हैं, कुछ फैसिलिटेट करते हैं। तो वो सुजुकी के ऊपर एक झंडा लगा हुआ था PTI का, तो वो उसके ऊपर एतराज़ किया गया। कल इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में एक टेंस माहौल रहेगा। और आज जो खबरें भी आ रही हैं कि इलेक्शन लड़ा है वो उस इलेक्शन में वो गाड़ियाँ नहीं थी। अच्छा,
नहीं नहीं, आपको नहीं पता, वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे थी। अच्छा, उसके बाद ये है कि कुछ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोलिंग जो स्टेशंस हैं वो ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी टेंस हैं। अब देखें उस हवाले से अल्लाह करे सुबह खैर फीस सारे के सारा मामला गुजर जाए। बाकी यकीन करें मेरी टाइयाँ बिल्कुल ब्रांडेड नहीं होती हैं और ना ही मैं ये जो माल का जिक्र हुआ वहाँ से लेता हूँ। वहाँ से वैसे दुनिया की जो हर चीज़ मिल जाती है, बहुत बड़ा माल है, कपड़ों के अलावा वहाँ पे तमाम अशिया वहाँ पे मिल जाती है। जहाँ तक बात है बैरिस्टर साहब की कि उन्होंने अपनी आदत छोड़ दी हैं, मेरी भी पिछले दिनों वैसे मुलाकात हुई थी, उनके कोई जो है ना वो थोड़े से परेशान हैं और एक टाई है, मुश्किल लग रहा है कि शायद बैरिस्टर साहब का चांस ना बने, ये राय है। लेकिन अभी देखें कल क्या होता है। कल आज़ाद कश्मीर के अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और देखना यह है कि वो किस पार्टी के हक़ में अपना वोट डालते हैं। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करनी है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आगे क्या हो सकता है, इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ सबकी नज़रें दोहा में होने वाले मुज़ाकरात पर लगी हुई थी कि शायद कोई सियासी हल की राह हमवार हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएं तो वो कोई और ही मंजर पेश कर रहे हैं। तालिबान की पेशकदमी बढ़ती जा रही है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की दरख्वास्त पर अमरीकी फ़ज़ाइया ने तालिबान के ठिकानों पर हमला किया है, जबकि अफ़गान हुकूमत ने 34 में से 31 अजला में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नज़र अफ़गानिस्तान में दाइश अपने पर फैला रही है और तालिबान का ये मुतालबा है कि जब तक अशरफ गनी ओहदा नहीं छोड़ते अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। तो अब बॉल अफ़गान हुकूमत के कोर्ट में है। आया सब तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र क्या लगता है आपको, हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं और किसको लचक दिखाने की ज़रूरत है? दीवार पे वो क्या कहते हैं, नविश्ता दीवार, वो लिखा हुआ है। अब कोई ना पढ़ सके तो और बात है। भाई अमेरिका वहां से जा रहा है, इस अगले महीने के आखिर में उनका इनखला मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी फौजी सवाए सफारत खाने की जो हिफाजत के लिए, बाकी सारे चले जाएंगे। सफारत खाने ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ से निकल गए हैं और भी वहाँ से निकल गए हैं। हमें वो कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अमेरिका जिनको हैंडल नहीं कर सका तो अशरफ गनी वगैरह वो करेंगे। दोहा में मुज़ाकरात पॉलिटिकल सेटलमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं थी। उनका मकसद एक था कि किस तरीके से अमेरिकी फ़ौजी बाहर जाएं और उन्होंने उनसे मनवाया कि जब हम इनखला कर रहे होंगे हम पे गोली नहीं चलेगी, वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। दोहा का वो था। करना होता जब 1.5 लाख, जब जनरल पेट्रियस कमांडर था अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस का, तब करते ये पॉलिटिकल कुछ सेटलमेंट करते। अब जा रहे हैं बेचारा वो अशरफ गनी, वो आमिर साले उनकी काबीना में हैं जो नवाज शरीफ से कहीं मिले हैं और एक तरफ नवाज शरीफ मुजरम है, ये है वो है, किसी नहीं है। आज आधी काबीना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं कि नवाज शरीफ ने बड़ा वो नुकसान पहुंचा दिया है और ये कर दिया है और फलान। मतलब एक तरफ तो आप गालियां दे रहे हैं नवाज शरीफ को, किसी शय जोगा नहीं है, किसी अहमियत का हामिल नहीं। एक तरफ कह रहे हो मिल गया उससे तो पता नहीं क्या हो गया है। जो होने जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में वो वाज़े है। पलड़ा वो होता है सबसे बड़ी ज़मीनी हक़ाइक़। मैं माजरत से इनका वो जो इनका फेवरेट इस्तिलाह है, जुमला मैं बोरो कर रहा हूँ, वो होता है कि आपका ताकत जो है ज़मीन पे कितनी है आपकी। अगर कोई सोटों से लड़ाई हो रही है तो किसका भारी सोटा है, किसके बाजू थोड़े मजबूत हैं, किसकी बंदूक जो है ज़्यादा निशाने पे चलती है। अमेरिका बैटलफील्ड पे जंग में कुछ हासिल नहीं कर सका और इसलिए वो जा रहा। तो ये चीज़ें हैं वो कवर अप करने के लिए, अपनी वो खिफ्त को मिटाने के लिए थोड़ा सा हाँ हम वो है ये। और ये बमबारी शंबारी भी हुई है। बमबारी वो पहले नहीं करते रहे थे, वहाँ पे उनकी एयरफोर्स नहीं थी, तो उस बमबारी से वो तालिबान जो है वो तबाह हो गए थे। तो अब जो है अगस्त आखिर तक इनकी बमबारियों से वो फिर से अशरफ गनी की हुकूमत, ये बिल्कुल सब कुछ दिखावे की बातें हैं। जो असली चीज़ हो रही है बदतदरीज उनका वो इनखला ख़त्म होगा।
इन बेचारों का, ये जो रह गए हैं आमिर साला और अशरफ गनी, ये रहम करम होंगे उन हालात पे, और हालात को डोमिनेट जो है अफगानिस्तान में, चाहे में अच्छे लगे बुरे लगे, उनकी पॉलिसीज़ को हम अच्छा समझे बुरा समझे, वो तालिबान के पलड़ा जो है भारी है, वही डिटर्मिन करें। आइंदा क्या होता है वो तो फिर अल्लाह ही जाने, वो तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन सलमान साहब, जहां ये डिसाइड किया गया कि कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी, वहां जो मुलाकात हुई है हमदुल्ला मोहिब से साबिक वज़ीर आज़म की, इसको इस हुकूमत किस नज़र से देख रही है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं? देखें, पहले तो जो बात याद साहब ने जहाँ ख़त्म की है वो एक साइंस का असूल है कि चीज़ें जब अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं ना तो लुढ़कती रहती हैं। अच्छा। जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाएं। जो अमेरिका और उस नेटो अफवाज तालिबान को शिकस्त ना दे सकी, उनकी ये अफ़गान ये जो फोर्सेस हैं और अफ़गान इंतज़ामिया उनका मुकाबला करेंगी। मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है, ये उखड़ चुके हुए हैं। अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। पहले वो कह रहे थे कि 1 साल तक वो पहुंचेंगे, फिर कहा 6 माह तक पहुंचेंगे। अब उनके आज तर्जमान कह रहा है कि वो तो चंद हफ्तों के अंदर वो, देखें ना, 80% का तो वो मान रहे हैं। और ये तालिबान जो है वो कोई अपने आप को महदूद नहीं किए हुए, और उन्होंने सारी इलाकाई फोर्सेस से रवाबत रखे हुए हैं। आपने कहा दाइश से रब्ता, उन्होंने बड़ा क्लियर किया हुआ है कि ना दाइश ना अलकायदा वहाँ पर वो उन्हें पनपने नहीं देंगे। अच्छा। और ये तो वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया नविश्ता दीवार है कि जिस अमेरिका को और उनकी फोर्सेस को शिकस्त हो गई, उनको ये अफगान इंतजामिया मतलब रोक पाएगी, ऐसा फ़ज़ाई मुमकिन हमलों नहीं का है। मकसद क्या है? जहाँ तक आपने वो कौमी सलामती के मशीर की बात की है, देखें मैं ज़ाती तौर पे इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने पिछले, याद करें, मैं पिछले हफ्ते कहा था कि उस शख्स ने, इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। देखें, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी। मुलाकातें, एक तो हमारे यहाँ एक ऐसा बाजार लगा हुआ है कि जो मर्जी उठता है जिससे मर्जी मुलाकात कर लेता है। सफारत खानों में हमारे जर्नलिस्ट चले जाते हैं। ये इस पे कोई कौमी पॉलिसी होती है हर मुल्क की, इसमें हुकूमत और अपोजिशन पाबंद होती है। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सा मामला है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब जब जाती उम्रा आए थे, उससे 15 दिन पहले आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाके उनसे मिले थे, मोदी साहब से। मैं समझता हूँ कि ये टाइमिंग बड़ी गलत है। अच्छा। उनका मिलना जाके, बाकी बात है कि अगर वो सियासी हल की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और जनरल राहील शरीफ साहब कई दफ़ा वो वहाँ गए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि काबुल के अंदर एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत होनी चाहिए। अशरफ गनी ये उसी का मशीर है ना। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ गाली गलोच करते रहे, लेकिन हम तो आज भी उन्हें लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं। इस मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जी वहाँ पर कंसेंसस से गवर्नमेंट बननी चाहिए, और कंसेंसस से गवर्नमेंट वही होगी जिसको दुनिया भी तस्लीम करेगी। अगर तालिबान के हवाले से पाकिस्तान ने ये रिजर्वेशन जाहिर की थी कि जी तालिबान अगर जोर ज़बरदस्ती हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे, देखिए दुनिया सब कुछ जानती है, उन्होंने स्ट्रगल की है, स्ट्रगल के नतीजे में उन्होंने शिकस्त दी है, वो आ रहे हैं। अशरफ गनी थर थर कांप रहा है, और वो जो मुलाकात है वो डूबते को तिनके का सहारा, इन्होंने डूबना ही डूबना है। ठीक है, और हमारा सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी अमल का ख्वाब हकीकत बन सकेगा? डॉक्टर साहब आपसे जानूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करें। डॉक्टर साहब, आप इससे पहले प्रोग्राम में ये कह चुके थे कि तालिबान को अशरफ गनी कबूल नहीं। अब यही मुतालबा उनके सामने आया है कि अशरफ गनी जब तक रहेंगे तब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। आपको लगता है कि अशरफ गनी की कुर्बानी नागुज़ीर है अमन के लिए? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो इसलिए मुमकिन नहीं हो सकेगा कि अशरफ गनी ने जितनी जो रवैया इख्तियार किया है उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। एक नॉन अकोमोडेटिंग किस्म का रवैया उन्होंने इख्तियार किया है। अगर वो कोई ऑफ़र कर देते कि भाई ये है मिडल वे ढूंढने के लिए, फिर शायद ऐसी सूरत हाल ना होती। बेसिकली जो उनकी आर्गूमेंट रही है कि जो मैंने यहाँ रिपीट भी पहले भी कही है कि जनाब तालिबान जो है ना, हमारा आइन है, हमारा सिस्टम है, हमारी जमहूरियत है, वो जमहूरियत को रोना रोते हैं, जैसी जमहूरियत है वो हमें पता है। अच्छा, हमारी जमहूरियत है, वो इसमें आ जाए, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, सदर बन गए, सदर बन जाएंगे, असम्बलियों में आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। ये एक जोक है। अच्छा। आपको ये मालूम है कि तालिबान के लिए मौजूदा आइन
काबिल कबूल नहीं है, तो आपको एक दरमियाना रास्ता ढूंढना है कि तालिबान का मुतालबा है इस्लामी निज़ाम जैसे वो डिफ़ाइन करते हैं, दूसरी तरफ ये जो मौजूदा निज़ाम है ये अपनी नौइयत का एक ऐसा निज़ाम है कि जब झगड़ा पड़ता है पार्टीज़ का तो फैसला अमेरिका करता है। आइन में कहीं लिखा हुआ है अफ़गानिस्तान के आइन में कि जो अब्दुल्ला में और अशरफ गनी में जब झगड़ा होगा तो अमेरिका फ़ैसला कराएगा। तो इसलिए ये है कि कोई दरमियाना रास्ता ढूंढना चाहिए था और वो नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि ग़ालिबन ये गलत फहमी है काबुल हुकूमत को कि अमेरिका मदद करेगा, दुनिया मदद करेगी और हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए जो तालिबान की इस वक्त स्ट्रेटजी है वो तालिबान की ये स्ट्रेटजी नहीं है कि बड़े शहरों पे हमला किया जाए। वो अपने आप को फैला रहे हैं इस तरह कि शहरों का आपस में कनेक्शन टूट जाए और ये शहर आइसोलेट हो जाएं और उसके बाद शहरों में जंग न लड़नी पड़े कि जब वो शहरों के करीब पहुँचें तो वहाँ की लोकल फोर्सेस खुद ब खुद एक साइड पे हो जाएं या जो है इनके साथ मिल जाएं या सरेंडर कर दें या एक साइड पे जो है वो हो जाएं। तो उनकी ये स्ट्रेटजी है। इसमें जो चीज़ देखने वाली है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो तीन चीज़ें कंसर्न की हैं। देखिए वहाँ पे अंदरूनी खलफशार रहेगा, चाहे अगर तालिबान भी कंट्रोल कर लें काबुल को तब भी सुकून फौरी तौर पे नहीं आएगा अफगानिस्तान के अंदर, तब भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है उनके खिलाफ होती रहेगी। तो पहली तो चीज़ ये है कि इसका जो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है पाकिस्तान पे वो क्या होगा, नंबर वन। उसमें महाजरीन हैं, उसमें टेररिज्म का बढ़ना है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर अंदरूनी खलफशार अफ़गानिस्तान में होता है तो प्रॉब्लम ये है कि अफ़गानिस्तान की अंदरूनी जंग कुछ ममालिक के लिए प्रॉक्सी वॉर ना बन जाए। इंडिया अपना एजेंडा लेके चल पड़े, दूसरे ममालिक अपना एजेंडा लेके चल पड़े, जिस तरह सीरिया प्रॉक्सी वॉर का शिकार हो गया है, इसी तरह अफ़गानिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर का शिकार होगा और प्रॉक्सी वॉर का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, ये समझना ज़रूरी है। तो लिहाजा प्रॉक्सी वॉर को अवॉइड करने के लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट वहाँ हो जाए। अखबारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल ली हैं, ये जो कि मेरे नज़दीक एक सेंसिबल डिसीजन है, इसलिए कि जो फेंस है वो खुद दिफा प्रोवाइड नहीं करता जब तक फेंस की आप मॉनिटरिंग ना करें। वजह यह है कि फेंस को तो तोड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है, 3 ग्रेनेड मार दें फेंस इतना टूट जाएगा कि बंदे आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। लिहाजा उसकी मॉनिटरिंग जो होती है फेंस की वो बहुत ज़रूरी होती है। एक तो मॉनिटरिंग हो, फिर दूसरा ये है कि जो आपके एंट्री पॉइंट्स हैं, 2 आने जाने के पॉइंट्स हैं, फिर कुछ ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, वहाँ से एंट्री होगी, तो उसको मैनेज करना। और जब रेफ्यूजीज आते हैं कहाँ कहाँ आप उनको सेटल करेंगे, ठीक है, और स्पिल ओवर को किस तरह डील करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि उसके नेबरहुड में एक सिविल स्ट्राइक होगा और वो प्रॉक्सी वॉर बनेगा। ठीक है, यानी बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। खबर आप क्या कहेंगे, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? और दूसरा जो मुलाकात हुई है, जब हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ की कोई सियासी हैसियत नहीं है तो फिर उनसे होने वाली मुलाकात को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? जो सलमान गनी साहब ने बात की ना, वो असल में टाइमिंग का इशू है। पूरी दुनिया के अंदर जो साबिका सदूर और साबिका वज़ीर आज़म हैं वो इस तरह की मुलाकातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे हुकूमत वक्त की जो है अप्रूवल होती है, उसकी इजाज़त से इस तरह की मुलाकातें की जाती हैं। अब ये हमदुल्ला मुहिब साहब जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अफ़गानिस्तान में, इन्होंने इस साल मई के दौरान वहाँ पे सॉरी मैंने नाम गलत लिया था मैंने, अच्छा, अब ये है कि इन्होंने इस साल मई के दौरान वहाँ पे एक जलसे के दौरान तकरीर करते हुए पाकिस्तान को ब्रोथल कह दिया। उर्दू का तर्जुमा ये चकला है, पाकिस्तान तो पेड जॉब करता है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं हम उसके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद भी इन्होंने इस तरह के कोई मुतनाज़ा बयान दिए। तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि हम किसी भी सतह के ऊपर जो ऑफिशियली इंगेज इस शख्स के साथ नहीं करेंगे। उसके बाद जब इसमें जो हैरानगी की चीज़ ये है कि ये अब मुलाकात करते हैं मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के साथ, और मुलाकात जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनका बाइकआउट किया हुआ है, ये उनके साथ मुलाकात होती है। और इस मुलाकात की जो तस्वीर हैं और जो ऑफिशियल हैंड आउट है, ये नवाज़ शरीफ साहब उसको इशू नहीं करते, उसको इशू करते हैं NSA वाले कहते हैं कि हमारी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान हमने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट और ये सारी बातें की हुई हैं।
अब ये सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ की मुलाकात है, हम क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? वो इस पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो है एक अनकॉन्टेस्टेड लीडर हैं, ताहयात लीडर हैं, उनकी पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त बैठे हुए हैं। उनकी जो सिंगल जो है जो अशारे के ऊपर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसले इधर से उधर हो जाते हैं, तो सर्टनली एक बड़ी अहमियत की ये हामिल डेवलपमेंट है। और मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। आज जो हुकूमत ने क्या कहा है, हुकूमत ने यही कहा है कि जी मुलाकात आपने कर ली, बहुत अच्छा किया, तो खुदारा हमारे साथ वो ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दें, मुलाकात क्या हुई, उन्होंने क्या आपके साथ बातें शेयर की, आपने उनके साथ क्या बातें शेयर की, ताकि हम उसके ऊपर को फर्दर बातचीत की जाए अगर आगे इसको लेके बढ़ना भी है तो। और साथ साथ में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क के अंदर मौजूद है, ये भी उनसे सवाल किया गया है कि उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्या इस मुलाकात की इजाज़त दी थी, या लोकल लेवल पे सलमान गनी साहब के जो दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई बयान आ जाता। मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया है कि जी ये हमारी जो एहसास है, जो नून लीग का नज़रिया ये है कि हम हमसायों के साथ मिल के चलना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होगा, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। आज जो अभी जो एक ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है, अशरफ गनी की जो टेलीफोन पे बात हुई है जो बाइडन से, 3 अरब का पैकेज उन्होंने वो जो देने का वादा किया, ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया कांग्रेस के सामने। उसमें मिलिट्री एड है, उसमें बाकी उनके जो सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अफगानिस्तान में ऊंट किस करवट बैठता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।